तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नाहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत भी कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। So students, we will discuss our chapter 9 chemical equilibrium for further study. Now on page number 5 we can discuss another example as we have discussed in the previous lectures like hydrogen iodide. फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम लोग इसको फर्दर स्टडी करते हैं तो हमें इसमें पता चलेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड। अब जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है इन रिवर्सिबल रिएक्शंस, तो सेम वही जो है इक्वेशन अभी भी आगे भी आ रही है, फर्दर चल रही है आगे कि लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो कि एक गैस है प्लस आयोडीन मॉलिक्यूल जो कि एक और गैस है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट ग्रुप से लिंक करता है जबकि जो आयोडीन है वो हेलोजन्स की जो फैमिली है उससे लिंक करता है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल भी रखना है क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट जो है एलिमेंट है जबकि जो आयोडीन है वो हेलोजन फैमिली से लिंक करता है, यानी 17th ग्रुप के एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है और दीज बोथ आर गैसेस और जब ये दोनों कंबाइन होंगी तो ये गैशियस हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन कर देंगी। इसकी जो मैंने डिटेल आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझाई थी ना, इसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि आगे चैप्टर में हमें क्या बताया जा रहा है। At the same time, some of the hydrogen iodide molecules decompose back to hydrogen and iodine. अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो बेसिकली 2 वे रिएक्शंस होते हैं, यानी कि वो फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और रिवर्स भी आ सकते हैं। यानी कि उनकी जो फॉर्मेशन है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होंगे, देन प्रोडक्ट को हम फर्दर चेंज कर सकते हैं इनटू रिएक्टेंट्स। जैसा कि आप ऊपर वाले रिएक्शन में देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में कंबाइन हो रहे हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन हो रही है, जबकि नीचे वाले रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि जो ऊपर प्रोडक्ट बनी थी वो देन रिकम्बाइन होकर उसकी डिकम्पोजिशन होगी, उसके रिज़ल्ट में हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। In the beginning, as the concentration of the reactants is higher than that of product, the rate of forward reaction is fast than the reverse reaction. अब जैसा कि मैंने शायद आपको ये पहले भी लेक्चर में बताया हो कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जब स्टार्ट में होता है इनिशियली जो होता है वो बहुत फास्ट होता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन जो इनिशियली बहुत स्लो होता है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन स्पीड अप होता है, प्रोसीड करता है फर्दर, तो जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो फॉरवर्ड रिएक्शन की डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, जबकि जो उसकी प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, जिसके रिज़ल्ट में कॉन्सिक्वेंटली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड रिवर्स रिएक्शन विल गो ऑन इंक्रीजिंग। जिससे होता ये है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है और रिवर्स रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि बिगनिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट फास्ट होता है जबकि रिवर्स का स्लो होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज़ होता है, रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज़ होता है एंड अल्टीमेटली द 2 रेट्स विल बिकम इक्वल टू ईच अदर। देन उनकी जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन हो जाती है, वो एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। Thus the equilibrium will set up in concentration of various species हाइड्रोजन आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। ये 3 सिंबल्स जो हैं हमारे 3 जो 2 रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास, एक उसके प्रोडक्ट है यानी कि हाइड्रोजन गैस, आयोडीन गैस और हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बिकम्स कांस्टेंट, यानी कि उनकी जो उनकी अमाउंट होती है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज हाइड्रोजन प्लस आयोडीन
रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल है यानी डबल एरो है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि डबल एरो हमेशा सिंबलाइज करता है रिवर्सिबल रिएक्शंस को। तो इन प्रोसेस हमारे पास इन प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट बन रही है हाइड्रोजन आयोडाइड की, विच इज़ गैस। सो अब आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। पहले लेक्चर्स में भी आपको मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन किस तरह होगी। फ्लास्क की एग्जांपल दे के भी आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, और देन आपको अच्छे से बताया हुआ है कि जो हमारे पास रिएक्शंस हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस के आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन वो होते हैं जो कि सिर्फ एक वे की तरफ मूव करते हैं, जबकि रिवर्स रिएक्शन वो होते हैं जो बैकवर्ड भी आ सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो रिकम्बाइन हो जाता है इनटू रिएक्टेंट्स। रिवर्सिबल रिएक्शंस की आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई, उसमें दी गई एग्जांपल्स की आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई। आपको कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल बहुत अच्छे से समझाई हुई है, आपको हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल भी बहुत अच्छे से बता दी है। अब इन केस अगर आपको क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने ये याद रखना है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शंस की डेफिनेशन बतानी है कि रिएक्टेंट्स होते क्या हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। देन आपने बताना है कि रिएक्शंस की 2 टाइप्स हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। देन आपने बताना है कि रिवर्सिबल की आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। रिवर्स में आपने एग्जांपल देनी है हाइड्रोजन आयोडाइड की, फॉरवर्ड में आपने एग्जांपल देनी है हाइड्रोजन आयोडाइड की। जब आप ओवरऑल रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात कर रहे होगे, देन आपने डबल एरो से उसी रिएक्शन को बना देना है, उसी रिएक्शन के एग्जाम्पल को कोट करना है। सो आई होप कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ वी कैन मूव फर्दर। नाउ वी विल डिस्कस द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम्स। पेज नंबर 6 पे आपके पास ये डिफरेंस मौजूद है, आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आपको आगे आगे मैं बताऊंगी, जो बातें पहले हम कर चुकी हैं सेम उन्हीं बातों को लिंक करके हमारे पास जो है ये बन रही है। लाइक जितनी बातें मैंने आपको इससे पहले बता दी हुई हैं, वही बातें जो हैं आपने यहाँ पर भी देख सकोगे कि वो मैंने जो आपको पहले डिफरेंसेस बताए थे, क्या वही बातें इस डिफरेंस में लिखी हुई हैं या कोई चेंज है। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर जो फॉरवर्ड रिएक्शन का पहला डिफरेंस है वो है, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट, यानी कि 2 रिएक्टेंट यानी कि कंबाइन होने वाले 2 सब्सटेंसेस या गैसेस आपस में मिलते हैं इन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। सिमिलरली इफ़ वी टॉक अबाउट रिवर्स रिएक्शंस, तो आप उसमें देख सकते हो कि पहली जो करेक्टरिस्टिक है वो बता रही है कि इट इज़ अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स। इसमें प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स में चेंज होती है। ठीक है, तो अब आपको दोनों डिफरेंसेस पिछली एग्जांपल्स को मद्देनज़र रख के समझ आ चुके होंगे। सो हम लोग सेकेंड करेक्टरिस्टिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब आप अपने माइंड में सोच सकते हैं, अपने माइंड में वो एग्जाम्पल को रिपीट कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई थी। लेफ़्ट टू राइट मूव होने का मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट्स हैं यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे मौजूद हैं और प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास राइट साइड पे मौजूद है, यानी रिएक्शन कैन मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। इन द सेम वे इफ़ वी टॉक अबाउट रिवर्स रिएक्शन, तो आप इसमें देख सकते हैं कि टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। अब राइट पे हमारे पास हमेशा प्रोडक्ट होती है, तो राइट से लेफ़्ट की तरफ जो है वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो रिसीव होगी, यानी कि प्रोडक्ट विल कंबाइन टू फॉर्म अ रिएक्टेंट्स। अब हम लोग थर्ड करेक्टरिस्टिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब बिगनिंग होगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, यानी मतलब प्रोसीड करने से पहले फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन स्पीड अप होगा, रिएक्शन प्रोसीड करेगा, वैसे वैसे फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो होता जाएगा। ये मैंने बात आपको पहले भी बताई है, अब मैं आपको यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ कि जो इनिशियल स्टेजेस पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट रिवर्स रिएक्शंस एंड इन द बिगनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस इज़ नेग्लिजिबल, लेकिन रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो नेग्लिजिबल होता है।
अब आपको ये डिफरेंसेस क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शंस को बहुत डिटेल में बात कर ली हुई है। अब आपको मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों की समझ आ चुकी होगी, बल्कि आ रही होगी। आई होप अगर आपको अभी भी नहीं आई तो आप एक दफ़ा पिछले लेक्चर्स को अच्छे से सुने, देन आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि डिफरेंसेस किस तरह ये बेस कर रहे हैं। फोर्थ हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो है इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, यानी ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिएक्शन स्लो होता जाता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप होता है। यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इनिशियली बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, जबकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्लो होना शुरू हो जाता है, उसका जो स्पीड अप रेट होता है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जबकि जो रिवर्स रिएक्शन है उनका रेट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ होता है, जबकि इनिशियली यानी बिगिनिंग में उसका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। सो अब आपको कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल, हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल, इन दोनों एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी किस तरह फ्लास्क में वो जो हैं प्रोडक्ट बन रही हैं, किस तरह उनकी डिकम्पोजिशन हो रही है, किस तरह ये रिएक्शंस जो हैं वो स्पीड अप हुए, किस तरह उनका रेट स्लो हुआ। एक ग्राफ के थ्रू भी आपको बताया गया था कि ग्राफ में किस तरह फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज़ होता है, किस तरह डिक्रीज़ होता है। ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। हम लोग आगे नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। एक बात आप याद रखिएगा कि माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये सवाल हर साल आता है, हर साल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस सवाल को दी जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो मेजर क्वेश्चन है इस चैप्टर का। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ टोटली बेस्ड ऑन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। अब फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस का आपको पता है ना कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस के आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। सो आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो अब आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में एक टर्म पढ़ी थी, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होती है? when the rate of forward and reverse reaction become equal to each other but in opposite direction, यानी कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाता है तो उस वक्त पे उस हालत को क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है वो हमेशा रिवर्स होती है। रिवर्स क्यों होती है? क्योंकि एक रिएक्शन होता है फॉरवर्ड, दूसरा रिएक्शन होता है रिवर्स। अब आपने ये भी तो आपको पता है ना कि जब एक कार चल रही होती है तो कार हमेशा फॉरवर्ड मूव होते होते रिवर्स भी हो सकती हैं, यानी कि वो अपनी मंजिल पे जाते जाते पूरा वापस अपनी मंजिल पे दोबारा भी आ सकती हैं। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम वो है जो कि कंटिन्यूइंग है, जिसकी कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जिसकी कोई एंडिंग नहीं है, जिसके अंदर कोई स्टॉप नहीं है, बल्कि वो रिएक्शन हमेशा के लिए प्रोसीड होता जाएगा एंड विल नेवर गो ऑन कंप्लीशन। अब आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाती जाऊँ तो आपको पता होगा कि मैंने डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात पिछले लेक्चर्स में कब की थी, जब हमने इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशंस को स्टडी किया था। फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सेकेंड कंडीशन थी हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो थी जिसमें रिएक्शन रुक जाता है, लेकिन डायनामिक में क्या होता है कि रिएक्शन प्रोसीड होता जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स को फर्दर स्टडी करते हैं कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें क्या बताती हैं। पेज नंबर 6 चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में आपके पास ये एक सवाल मौजूद है। ये सवाल आपको बोर्ड के एग्जाम्स में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो अब हम लोग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ नज़र डालते हैं। अ फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम आर गिवन बिलो। An equilibrium is achievable only in a closed system in which substances can neither leave nor entered. अब यहाँ पर जो पहली जो हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसमें मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊँगी, बस मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको एक फ्लास्क वाली एग्जांपल समझाई थी। फ्लास्क वाली एग्जांपल में क्या था कि जब फ्लास्क ओपन होता है तो गैस इवॉल्व हो जाती है, यानी जब गैस इवॉल्व हो जाती है तो हमारे पास रिएक्शन स्पीड अप नहीं हो सकता, यानी रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं हो सकता। अगर तो हमारे पास फ्लास्क क्लोज्ड है ना, देन उसके अंदर से ना तो गैस इवॉल्व होगी ना ही एंटर होगी। सो आपने
डायनामिक इक्विलिब्रियम के रिएक्शंस को करने के लिए रिएक्शन का जो सिस्टम है यानी कि उसको क्लोज्ड रखना है, यानी क्लोज्ड सिस्टम लेना है जिसमें ना कोई चीज़ एंटर हो और ना ही लीव कर सके उस सिस्टम को। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम को हम लोग अचीव उसी हालत में कर सकते हैं जब हमारे पास एक बंद सिस्टम होगा जिसके अंदर कोई चेंजेस प्रोड्यूस ना की जा सकें, यानी कि जो भी रिएक्शन मिक्सचर हो वो एक बंद सिस्टम में ही मौजूद रहे, ना इवॉल्व हो ना ही उसके अंदर अंदर जज़ब हो, यानी कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ही उसके अंदर कोई पोर होना चाहिए जिससे कोई गैस जो है इवॉल्व हो सके। कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ एक बंद क्लोज्ड सिस्टम में इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है। सेकंड जो हमारे पास इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक है डायनामिक इक्विलिब्रियम की, उसको हम स्टडी करते हैं। एट इक्विलिब्रियम स्टेट आर रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, डायनामिक मीन्स विच इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग, यानी कि जो चीज़ कंटिन्यू है, जिसके अंदर कोई एंडिंग नहीं है, जिसके अंदर कोई जो रिएक्शन सीज नहीं हो रहा, रिएक्शन ऑन गोइंग है, रिएक्शन ऑन प्रोसीडिंग्स है, रिएक्शन ऑन कंटिन्यूइंग है, यानी रिएक्शन ख़त्म नहीं हो रहा है, एंड रिएक्शन नेवर गो ऑन टू कंप्लीशन। अब आपको समझ आ गई होगी कि इक्विलिब्रियम स्टेट ऐसी हालत जिसमें रिएक्शन नहीं रुकता। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, रिवर्स रिएक्शन का रेट है, ये बिल्कुल अपने मंजिल की तरफ चल रहा है, यानी प्रोसीड हो रहा है एक ही रेट पर, बट उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। डायरेक्शन ऑपोजिट क्यों होती है? फॉरवर्ड का मतलब है कि एक चीज़ जो टू वर्ड्स मूव कर रही है, रिवर्स का मतलब है कि एक चीज़ टर्न बैक हो रही है। इस आपको पता चल गया होगा कि डायरेक्शन ऑपोजिट का यहाँ पर सवाल या लफ्ज़ क्यों आता है। ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज, इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, डेंसिटी एक्सेट्रा रिमेन्स द सेम। अब यहाँ पर बात हो रही है इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होती। चेंज क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे पास सिस्टम क्लोज्ड है, सिस्टम में कोई ऐसा सुराख नहीं है, ऐसा कोई पोर नहीं है, ऐसा कोई होल नहीं है जहाँ से चीज़ एलिमिनेट हो सके, जहाँ से इवॉल्व हो सके, जहाँ से एंटर हो सके। हमारे पास सिस्टम क्लोज्ड है, क्लोज सिस्टम की वजह से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी अमाउंट में चेंजेस नहीं आते। इवन जो उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक कलर, डेंसिटी वगैरह सब कुछ सेम रहता है। हमारे पास फोर्थ करेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास यहाँ पर ये है कि एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे, डेट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट, यानी कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उसको हम अटेन कर सकते हैं इधर फ्रॉम टू वेज, चाहे वो रिएक्टेंट से स्टार्ट हो चाहे वो प्रोडक्ट से स्टार्ट हो। अब जैसा कि इक्विलिब्रियम स्टेट कैसे मेंटेन हो सकती है? जब रिएक्शन दोनों का यानी रिएक्शन रेट फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का सेम होगा। अगर वो रिएक्टेंट से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब इट इज़ फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर वो प्रोडक्ट से स्टार्ट हो रही है तो इट मीन्स इट इज़ रिवर्स रिएक्शन। आपने इक्विलिब्रियम स्टेट को किसी भी हालत में अटेन कर लेना है, यानी इक्विलिब्रियम की जो हालत है वो हमें दोनों वे से ही अटेन हो सकती है। नाउ वी कैन मूव टूवर्ड्स द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। An equilibrium state can be disturbed and again achieved under the given conditions of concentration, pressure and temperature। कि इक्विलिब्रियम को हम लोग डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, अचीव भी कर सकते हैं अगर उसकी कंसंट्रेशन, उसके प्रेशर और उसके टेम्परेचर में चेंजेस की जाएं। अब आपको मेरे ख्याल से इस पूरे टॉपिक की यानी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब आपको यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक बात बता दूँ कि अगर आपके कॉन्सेप्ट रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन के क्लियर हैं, देन आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम में कोई भी मसला नहीं होगा, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम बेसिकली फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर होने पर ही मुनहसर है, यानी उसी चीज़ पर डिपेंड कर रही है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल होगा और उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तभी हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम होगी ना। तो आपने इसके लिए इसके बेसिक स्टेप्स को बहुत अच्छे से समझना है। रिवर्सिबल रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। केमिकल इक्विलिब्रियम में मेन जो बात है ना वो रिवर्सिबल रिएक्शंस की है। रिवर्सिबल रिएक्शंस के आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, फॉरवर्ड है, रिवर्स है। दोनों के कॉन्सेप्ट्स को आपने बहुत अच्छे से क्लियर करना है।
ठीक है। नेक्स्ट आप अगर आप फॉरवर्ड और रिवर्स को ही बहुत अच्छे से कर लेंगे देन आपके लिए डायनामिक को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान चीज़ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम होगी। और अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात करें तो मैंने अब तक आपको जितने लेक्चर्स में पढ़ाया है वो सब बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको हर सवाल पूछा जा सकता है, आपको शॉर्ट में भी सवाल आ सकता है, आपको लॉन्ग में भी सवाल आ सकता है। अब जहाँ तक मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक है डायनामिक इक्विलिब्रियम की, तो इसका सवाल आपको शॉर्ट में भी आ सकता है कि उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कोई सी दो जो हैं वो करेक्टरिस्टिक्स को आप बता दें, वो 2 नंबर का सवाल आपको पूछा जा सकता है। अगर आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको फिर क्या होगा कि सारी करेक्टरिस्टिक्स लिखनी होंगी। सवाल 4 नंबर का होगा, 2 पार्ट्स होंगे, एक ए पार्ट होगा, एक बी पार्ट होगा। सो आपने इस तरह इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, समझ लेना है इसको, ठीक है। देन आप अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप अच्छे से आगे भी चैप्टर को फर्दर स्टडी करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि आपने एक बात तो देखी है ना कि जब आपको किसी चीज़ के बेसिक्स पता हों देन आपके लिए आगे मुश्किल नहीं। सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 6 चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम की जो सबसे पहली हमारे पास एक्टिविटी है टेस्ट योर सेल्फ, जिसमें हम लोग बता सकते हैं कि हम लोगों ने अब तक कितना पढ़ा है और क्या आपको जो इन सवालात के जवाब आप अच्छे से दे सकते हो या नहीं। ये आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए ये एक्टिविटी, ये छोटी सी एक्टिविटी बनाई गई है जिसमें हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं अब से जितना हम लोगों ने पढ़ा है वहाँ तक के। सो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो हमारे पास पहला सवाल है वाई रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट। रिवर्सिबल रिएक्शंस कंप्लीट क्यों नहीं होते। अब यहाँ पर सवाल का जवाब मेरे ख्याल से तो आपको आता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पर बताती हूँ कि रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि जिनके अंदर प्रोडक्ट जो है वो रिकम्बाइन हो के इनटू रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाता है। यानी कि प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स और ये 2 वे रिएक्शन होते हैं। यानी कि इट कैन मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट। यानी कि इसकी फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शंस। अब सवाल हमारा जो बेसिक ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस कंप्लीट क्यों नहीं होते। कंप्लीट ना होने की वजह ये है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उनकी प्रोसीडिंग्स चलती रहती हैं, यानी फॉरवर्ड इनटू रिवर्स, रिवर्स इनटू फॉरवर्ड, यानी रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स इनटू रिएक्टेंट्स, एंड व्हेन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर and in opposite direction then it went towards the dynamic equilibrium। जब dynamic equilibrium होगी तो never जो हमारे पास reactions हैं will never go on completion। तो फिर हमारे जो रिएक्शंस हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। कंप्लीट ना होने की वजह, अब 2 लफ्ज़ों में सवाल का जवाब ये है, जो डायनामिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था वो आपने यहाँ पर कोट करना है। Like when the rate of forward and reverse reaction becomes equal to each other but in opposite direction, then it will be called dynamic equilibrium, and dynamic means the reaction is still continuing as there is no any completion। These reaction will never go on completion। सिंपल आपने जवाब ये देना है इसका, ठीक है। देन अगर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। सो अगर हम लोग यहाँ पर मैं आपको बात बताऊँ तो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा होगा कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होती है। ऐसी इक्विलिब्रियम जिसमें जो रिएक्शन है वो रुक जाता है, यानी रिएक्शन गो टूवर्ड्स द कंप्लीशन। रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, रिएक्शन के अंदर फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं होती, रिएक्शंस के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं होती, कोई फर्दर अमेंडमेंट्स नहीं होती, रिएक्शन जो है वो बिल्कुल रुक जाता है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते। तो उस हालत में उसको कहा जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल की बात की थी तो शायद आपको याद होगा कि मैंने आपको एक बिल्डिंग की एग्जाम्पल दी थी कि एक बिल्डिंग जो है वो जब खड़ी होती है तो गिरती नहीं है, वो बल्कि बैलेंस्ड रहती है, क्योंकि उसके अंदर सारी जो फोर्सेस लगी होती हैं वो सब बैलेंस्ड होती हैं। इस वजह से जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रहती है, यानी बिल्डिंग्स की जो सारी फोर्सेस हैं यानी उसके अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, उसके अंदर फर्दर कोई चेंजेस की जो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस वजह से जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के एग्जांपल वो उन्होंने बिल्डिंग वाली कोट की थी। तो आपने भी अगर सवाल याद रखना है, इसका जवाब याद रखना है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होती है और उसकी एग्जांपल हमने क्या पढ़ी थी।
सो अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास सवाल है कि वाई द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज एट इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शंस, कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो मिकदार है, अमाउंट है, वो चेंज क्यों नहीं होती इक्विलिब्रियम में। तो अब ज़रा सा आपने बिल्कुल थोड़े चंद लम्हात पहले आपने मूव ऑन करना है। तो मैंने आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम की एक खसूसियत बताई थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इक्विलिब्रियम को हम अचीव कर सकते हैं एक क्लोज्ड सिस्टम के अंदर, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो कोई चीज़ एंटर हो सके और ना ही उस सिस्टम को लीव कर सके। सो जब कोई चीज़ अंदर ही नहीं जा सकेगी, बाहर नहीं आ सकेगी, यानी वो क्लोज्ड सिस्टम होगा, देन उस हालत में हम लोग जो हैं उस अमाउंट में चेंज कैसे देख सकते हैं। सो इसकी जो मेन ज़रूरत एसेंशियल है वो है क्लोज्ड सिस्टम। सिस्टम क्लोज्ड होगा तो चेंजेस नहीं आएंगे। सो आपने सिंपल यही बताना है कि एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम इन विच सब्सटेंसेस कैन नीदर लीव नॉर एंटर। दैट्स व्हाई द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज एट इक्विलिब्रियम इन अ केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शंस। सिंपल। अब आपको इस एक्टिविटी के बाद, इस टेस्ट योर सेल्फ यानी सेल्फ असेसमेंट के बाद, आपको मेरे ख्याल से अब तक का जो जितना हमारा चैप्टर 9 स्टार्ट हुआ था वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। टेस्ट योर सेल्फ में जितने सवालात हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनका एक बेसिक समरी है उनकी, यानी एक उनकी प्रेस ही है कि आपको पता चल गया कि अब तक हमने चैप्टर में क्या क्या